नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज बात दंगल में जनता रही घबरा और नदियां लांग रही सीमाएं। मॉनसून की भारी बारिश ने देवभूमि उत्तराखंड में आम जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और पूरे प्रदेश भर में हो रही प्रलय की इस बारिश ने राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश की वजह से एक ओर जहां राज्य की 250 से ज्यादा सड़कें प्रभावित चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर टिहरी की घनसाली में देर रात को घर में सो रही मां और बेटी की भूस्खलन के मलबे में दबकर मौत हो गई। टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन की चपेट में आने से तिनगढ़ गांव को प्रशासन ने खाली करा दिया है। गांव में 50 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा चुका है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिलाधिकारी को प्रभावितों को बेहतर सुविधाएं देने उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने सरकार से प्रभावितों के विस्थापन किए जाने और प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने समय रहते आपदा से निपटने के लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की, जिससे जानमाल की काफी नुकसान हुआ और उसे रोका जा सकता था। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राज्य की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। कांग्रेस का यह भी कहना है कि केंद्र ने अब तक राज्य को आपदा प्रबंधन के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी है और जिससे आपदा प्रभावितों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच रही। और आज इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। मॉनसून की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ये हालात ऐसे समय पर हैं जब राज्य में चारधाम और कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं टिहरी जिले में भारी नुकसान हुआ है, जहां घनसाली में तौली तिनगढ़ गांव में मां बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं आनन फानन में प्रशासन ने पूरे गाँव को खाली कराया है। बताया जा रहा है कि 50 से 55 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने तौली और तिनगढ़ गांव को आपदाग्रस्त घोषित कर विस्थापन की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह को जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। नाराज लोगों ने उन्हें वापस भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावितों को स्पेशल पैकेज दिए जाने की मांग की है। साथ ही संवेदनशील गांवों के विस्थापन की भी मांग की है। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है। सब कुछ खत्म तबाह हो गया है और तिनगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएँ हैं, टेंशन नहीं हो रही। छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडम्बना है। मानवता को शर्मसार कर देती है ऐसी घटनाएं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, विस्थापन हर वर्ष आपदा आती है, विस्थापन की बात होती है, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाता है। इनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार का जो तंत्र था वो पूरा फेल हो चुका है और इसका जीता जाता उदाहरण अभी जो हाल में टिहरी में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है और सरकार को मजबूर होकर वहाँ के लोगों को स्थापना करना पड़ रहा है, विस्थापित करना पड़ रहा है इधर उधर। इससे बिल्कुल ये जाहिर होता है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी और ये पहली बार नहीं है। चारधाम यात्रा में भी जनता इसको देख चुकी है, वनाग्नि के मामले में भी जनता इसको देख चुकी है। जनता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि वैसे तो सभी सांसदगण
संसद के सत्र में बिजी है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमने अपने सभी विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहने का प्रयास करें और वहाँ अगर कोई भी आपदा की घटना होती है तो उसमें तुरंत फौरी तौर पर आपदा और प्रबंधन के राहत और प्रबंधन के कार्य को वहाँ पर जो है प्रशासन के साथ में समन्वय करते हुए उसको देखें और अधिकतर विधायकों को ही अपने क्षेत्र में रहने के लिए हम लोगों ने कहा है। वहीं उत्तराखंड में देवी आपदा पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि मोदी सरकार ने राज्य की उपेक्षा की है। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। उन्होंने राज्य के सभी सांसदों और राज्य के मुख्यमंत्री को भी चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र को आपदा प्रबंधन को लेकर किसी ने कोई प्रस्ताव भेजा हो तो सार्वजनिक करें। वहीं कांग्रेस ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों की फोटो और वीडियो वायरल करने पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज अगर बात कर लें 29 तारीख आपकी जुलाई की हो गई तो 3 दिन अभी हमारे जुलाई की और है, 3 से 4 दिन जो है, तो इसमें जो है देखेंगे 29, 30, 31 से 3 दिन अगर बात कर लें जुलाई में और फिर 1 तारीख अगस्त में, तो उसमें भी बारिश जो है ये 3 से 4 दिन में भी अच्छी है। अगर पीक देखें तो इसमें जो है 30 और 31 को रहने वाला है, तो 30 और 31 को ज़्यादा एक्टिविटी है। आज अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर जगहों में हालांकि हल्की से मध्यम बारिश हो रहेगी और भारी या बहुत भारी वर्षा की बात करें तो आज हमने ऑरेंज अलर्ट में देहरादून को रखा है। बाकी इसके अलावा टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत है या बागेश्वर है, इनमें हैवी रेन एका दुका जगहों में आज के लिए रखी गई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वहाँ वार्निंग नहीं है। हाँ, ये कि जो मॉडरेट रेन है या इंटेंस स्पेल है 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक की विदिन आवर मिलना, इस तरह का वो चीज़ें एका दुका जरूर देखने को मिलेंगी। जाके देखिए ना दावा, आप सैया चले जाइए ना, जिसका बच्चा मरा है मासूम, ये दावे कर रहे हैं। देहरादून जनपद है और देहरादून सैया हाईवे में जिस प्रकार से रास्ता रुका और उसके कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जिस प्रकार से चमोली जनपद में तमाम जगहों पर लगातार पिछले 20 दिनों से पूरे रास्ते बंद हैं। वहाँ जाकर देखिए ना, केदारनाथ में जहाँ बोल्डर गिरने से 3 यात्रियों की मौत हो गई, वहाँ जाके देखिए गौरीकुंड में जहाँ 200 मीटर सड़क गायब हो गई, वहाँ जाके देखिए पूरे यमुनोत्री क्षेत्र में, घनसाली में वहाँ जाइए, टिहरी में जाइए जहाँ माँ बेटी दब करके मर गए। पूरे पहाड़ में तबाही मची हुई है और ये केवल अखबार में दावे कर रहे हैं, ये बयानों में दावे कर रहे हैं, ये मीटिंग में दावे कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सारे प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में होना चाहिए था आपदा प्रभावित। कहाँ ये लोग है? बहुत संवेदनहीनता का परिचय देता हुआ ये कृत्य है। शासन प्रशासन जिस भी संलिप्त अधिकारियों के द्वारा ये किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि ये ना करिए। ये लोग मजबूरी में राहत शिविरों में इन्होंने शरण ली है। ये कोई भिखारी नहीं है, ये कोई अनएम्प्लॉयड लोग नहीं है, बेरोजगार लोग नहीं है। वो तो प्रकृति की आधी मार और आधी मार आपके शासन प्रशासन की है जो ये लोग राहत शिविर में पहुंचे हैं। समय रहते इनके घर खाली करवा लिए गए होते। आज जिस तरह से ये इन लोगों की खाते हुए फोटो वायरल आपका प्रशासन कर रहा है, वो निश्चित रूप से 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, किसी सरकार ने किसी आपदा में ये काम नहीं किया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में हो रही मानसून की भारी बारिश ने जान माल का काफी नुकसान किया है। वहीं गंगा, भागीरथी समेत सभी नदियां उफान पर हैं। साथ ही तमाम घाट जलमग्न हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह समय रहते उचित इंतजाम करें ताकि नुकसान को कम किया जा सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। व्यवस्थाओं को लेकर और विपक्ष सवाल उठा रहा है क्योंकि ये स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं कभी भी सामने आ सकती हैं और इसका दंश उत्तराखंड वासी झेलते हैं। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिचय करा देते हैं, मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जी हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस से अमेंद्र बिष्ट जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी हैं यूकेडी से, आपका भी स्वागत। उदित घिल्डियाल जी हैं समाज सेवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत संजीव वर्मा जी से आज करेंगे। संजीव वर्मा जी, क्योंकि अगर देखा जाए उत्तराखंड में
उत्तराखंड में अक्सर, हालांकि ये कोई पहला ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो पहली बार आ रही हैं, और सरकार को इस बात का आभास भी होता है, उसको पता होता है कि स्थितियां क्या बनने वाली हैं, और नहीं पता तो क्या इस बात का आकलन नहीं किया गया? कितनी संवेदनशील है सरकार? अनम्यूट करिएगा संजीव जी। हो गया जी संजीव जी। देखिए, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, पूरी तरह से गंभीर है, और हमारा जिला प्रशासन और तमाम हमारी जो अमली जामा पूरा उसमें हुआ है। उसमें चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, और तमाम हमारा जितना भी जिला प्रशासन है पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। तमाम जो भी राहत शिविर हैं उनके, संजीव जी, अच्छी बात है, जब जो भी कोई आपदा आती है, घटना घटित हो जाती है, तो राहत शिविर इसी लिहाज से लगाए जाते हैं। फिर 50 परिवारों को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया, उसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, तो इन सब बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये बताइए कि सरकार पहले से कितना तैयार थी, कितनी तैयारियां थी आपकी? सोनी जी, देखिए, सरकार ने पहले से मानसून का सीजन आने से पहले ही अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है, और मतलब शर्म आनी चाहिए इस विपक्ष को, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को और इनके नेताओं को, और ये जो यूकेडी के बैठे हैं जो एक तरह से आपदा के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ इतने निर्लज हो गए, इतने असंवेदनशील हो गए, इनको हर चीज के ऊपर राजनीति का कोई अवसर ढूंढने से ये लोग बाज आते नहीं हैं। ऐसे समय पर, जिस समय पूरा प्रदेश सत्ता पक्ष मौका क्यों देता है संजीव जी? प्राकृतिक है, इनको वहां पर मदद करनी चाहिए थी। अपने राहत शिविर जितने हैं वहां पर इनको सहयोग करना चाहिए, और ये आज भी यहाँ बैठकर सरकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ एक असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय देखने को मिल रही है। इन लोगों के अंदर मानवता नाम की कोई चीज दूर से दूर तक रहे नहीं। हर चीज के अंदर राजनीति, हर चीज के अंदर राजनीति। जैसे इनके नेता राहुल गांधी वहाँ संसद के अंदर अराजकता करते हैं, वैसे ही अराजकता ये लोग यहाँ प्रदेश में करते हैं। इतने निर्लज हो गए हैं। संजीव जी, अच्छी बात है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष जो विपक्ष का काम है वो कर रहा है, आप मौका दे रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है व्यवस्थाओं को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर भी सवाल उठे, वनाग्नि की घटनाओं को लेकर भी सवाल उठे, और न जाने कितने ऐसे सवाल हर एक मसले पर आप लोग मौका देते हैं और उठते हैं। लेकिन समस्या सवाल विपक्ष के उठाने से नहीं है, समस्या इस बात से है कि जो प्राकृतिक स्थितियां हैं उत्तराखंड की, भौगोलिक स्थितियां हैं, क्या इस बात का आकलन सरकार पहले से नहीं कर पाई? और कर पाई तो क्या व्यवस्थाएं कर पाई? सवाल ये है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, कांग्रेस से अमेंद्र जी का रुख करते हैं, वापसी करेंगे संजीव जी, क्योंकि सभी के सवालों का जवाब देना होगा आपको। अमेंद्र विष्णु जी का रुख कर लेते हैं। अमेंद्र जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सहभागिता कितनी है विपक्ष की, और सरकार की व्यवस्थाओं पर भरोसा क्यों नहीं? हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, मानसून के आने से पहले ही कह रहे हैं कि जितनी भी आपदा, क्योंकि पहाड़ में आपदाएं कोई नई बात नहीं है, हर वर्ष आती है, तो पहले से इस बात के लिए सरकार को कहते रहे हैं कि इसकी तैयारी कर लीजिए। हमने उस दिन भी कहा जिस दिन आपदा प्रबंधन विभाग के दर्जनों अधिकारियों ने इस्तीफा देकर के विभाग ही छोड़ दिया। हमने उस दिन भी कहा जिस दिन आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने इस्तीफा दे दिया। हमने उस दिन भी कहा जब आपदा प्रबंधन विभाग, जब मानसून आ चुका था और आपदा प्रबंधन में नए विभाग की तैनाती कर दी थी। तो हम लगातार हम सत्ता पक्ष पर इस बात को लेकर के सुझाव देते रहे हैं कि उनकी तैयारियां अधूरी है, और आज भी हम उस बात को लेकर के कह रहे हैं। और हम जिन बातों को कह रहे हैं वो बिल्कुल
आज मतलब आप धरातल पर देखेंगे वो सटीक उतरती हैं, क्योंकि अब आप ही दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में 250 से 300 सड़कें इस समय जो है पहाड़ी जनपदों में पूरी तरीके से बंद है। अगर तैयारी होती तो ये सड़कें क्या बंद होती? उत्तरकाशी के यमुनोत्री वाले इलाके में, यमुनोत्री विधानसभा में जिस तरह से आपदा की घटनाएं हुई हैं, हमारे टिहरी जिले में विकासखंड भिलंगना में एक बड़ी घटना हुई है जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी कल वहां पर गए थे और वहां आपदा का जायजा लेकर के कल लौटे हैं। तो वो सारी चीजें ये दोस्तों ये स्पष्ट है कि इनकी कोई तैयारियां है नहीं। तो आप तो संजीव वर्मा जी को देख ही रहे हैं कि खुद उनकी कितनी तैयारी है, वो किस तरह के जो आरोप हमको लगाने थे वो आरोप हम पर लगा रहे हैं, कांग्रेस और अन्य दलों पर, कि हमारी तैयारी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि आज भी सरकार, आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री दिल्ली में वो किताब का उद्घाटन कर रहे हैं, प्रदेश में आपदा आई हुई है वहां वो किसी किताब के उद्घाटन में व्यस्त है। और इनके अलावा करेंगे पीसी थपलियाल जी, सरकार जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर दावे कर रही है, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर दावे कर रही है, संवेदनशील है सरकार, क्या ये संवेदनशीलता आपको दिखाई दे रही है सरकार की? थपलियाल जी जी एक्चुअल में जो राज्य बना, राज्य बनने के बाद हमने सोचा कि देहरादून नजदीक होगा, अपनी राजधानी होगी, अपनी राजधानी से अपने नेता कठोर उनके भरोसे हम जिएंगे। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश से भी दुश्वार हो गया अब जीवन काटना पहाड़ों में। ये जो तमाशा की राजनीति है, जो पैनी नजर वाली राजनीति ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। हम कल टिहरी गए थे और टिहरी में जब हम डीएम कार्यालय में गए थे तो आप सरप्राइज करेंगे कि वहां चूहा भी नहीं मिला हमें वहां गार्ड तक अवेलेबल नहीं था। और हमें बड़ी वो भी कि एक जिम्मेदार ऑफिस और इतनी बड़ी आपदा जिस जिले में आ रखी है, वहां का सारा स्टाफ अपने संडे था अपने घरों में थे, क्योंकि वो क्या करते, क्योंकि आपने देखा होगा कि उससे पहले एक मंत्री जी गए जिन्होंने बैकडोर एंट्री के लिए बड़े फेमस रहे, वो वहां जाके उनको वैसे भी पहाड़ के भूगोल की ज्यादा पीड़ा की जानकारी तो है नहीं, वहां पे गए, वहां विस्थापन का ऑर्डर देके आ गए कि इनको विस्थापित करो। लेकिन हम लोग कभी भी विस्थापित नहीं होते। हमारी संस्कृति और संस्कारों में जो हमारा भाईचारा, हमारा हर गांव 2 गांवों से जुड़ा हुआ रहता है। अगर एक गांव में आपदा आती है तो दूसरा गांव अपना हाथ आगे करके हमें सहारा देता है। हम कालांतर से हमें जीना आता है इस आपदा के साथ। लेकिन अब पैनी नजर वाली राजनीति आ गई है। दिल्ली से वो जो प्रभारी मंत्री है वो वहां पीड़ितों को बोल रहा कि दिल्ली से मुख्यमंत्री टाइम टू टाइम रिपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, पूरी पैनी नजर है दिल्ली से उसकी। यहाँ उसकी चिंता ये थी कि मैं किस तरह से कांवड़ियों पे फूल बरसाऊं। हमारा जो राज्य का जो धन है उसको बेस्ट करने के लिए ये जो इन्होंने ये राजनीति कर रखी है, कांवड़ियों की राजनीति, इनके लिए कांवड़ियों की राजनीति हमारी आपदाओं से बहुत आगे है। इनके लिए क्योंकि वहां पहाड़ के लोगों को बेबस करके उनको वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके जीवन की जो स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रही है, उसके लिए यही जिम्मेदार है, जिनको समझने के लिए जनता अभी धीरे धीरे समझेगी। क्योंकि अभी वो ये सोच रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, ये सचमुच इनकी पैनी नजर है, सचमुच इनको पीड़ा है। लेकिन वास्तव में जो हम इनके नजदीक रहते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे देखिए कि बीजेपी का प्रवक्ता कितना गंभीर है, कैसी बातें कर रहा है, कैसे वो गाड़ी चला रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं इस डिस्कशन से। तो ऐसे गाली देने के लिए नंबर 1 है, कहीं पे भी जाओ। लेकिन इन लोगों ने इस राज्य को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। अब भगवान शिव को भी, बाबा केदार को भी जो बेचने जा रहे हैं, उसका भी व्यापार करने जा रहे हैं। जो लोग पूरे जो हमारा ताना बाना है धार्मिक, तो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को क्या ये कहीं सुधार पाएंगे, इनसे हमें कोई आशा नहीं है। निश्चित रूप से बाहर का आदमी इनसे पूरी तरह से विमुख हो गया है और इनके झूठ बोलने से, इनके नकली नौटंकी से हम बहुत अजीज हो चुके हैं। आपदा और प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, ये हर एक
व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित करती हैं और इसलिए ये एक व्यक्तिगत मसला हो जाता है, जैसे कि थपलियाल जी ने शब्द का जिक्र किया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापसी करेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुलदीप राणा जी और उदित जी का रुख करेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसको लेकर चर्चा की शुरुआत उदित घिल्डियाल जी का रुख करते हैं, इसके बाद कुलदीप राणा जी का करेंगे। उदित घिल्डियाल जी, चूंकि आप समाज सेवी हैं और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं इनको आप कितना देख पा रहे हैं जमीनी स्तर पर? क्या सरकार की संवेदनशीलता आपको नजर आती है अगर एक जागरूक और जिम्मेदार समाज सेवी हैं? और रहेंगी और अभी बढ़ेंगी। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो सब जगह पूरी दुनिया में इस समय आपदा आ रही है। अब सवाल उठता है कि हम इस आपदा के लिए कितने तैयार हैं। हमने अभी 2 डॉपलर लगाए, बड़े डॉपलर लगाए जो कि वेदर डॉपलर्स हैं, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला। हमें हर घाटी में चाहिए डॉपलर, 10 तो चाहिए गढ़वाल में और 10 चाहिए कुमाऊं में। ये जो बादल फटने की प्रक्रिया अब जो चालू हुई है पिछले कुछ सालों से ज्यादा हुई है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी तैयारी, आपको पता तो है नहीं कि कहां बादल फटेगा और कहां पर अचानक कुछ हो जाएगा। सरकार को क्या करना चाहिए? ये हर सरकार को करना चाहिए, तो वर्तमान को तो ज्यादा करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी से आप बहुत कुछ ले सकते हैं उत्तराखंड के लिए, लेकिन उसकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी क्या होनी चाहिए? गांव के स्तर पे आपके पास एक्स फोर्सेस वाले बहुत सारे जवान हैं जो शॉर्ट सर्विस से आए हैं, जो रिटायर होके आए हैं। वो लोग एक्सपर्ट हैं, उनको ट्रेनिंग मिली है। गांव के युवा हैं, उनको ट्रेनिंग मिली है। हम लोग आपदा की टीम गांव-गांव टीम बना सकते हैं, हर 2 गांव के बीच में टीम बना सकते हैं। हम उनको इक्विपमेंट दे सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अगर जैसे डॉक्टर मैंने कहा कि राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई आप लोगों के द्वारा? ये तो हर बार हमने कहा है, हम लोग हर बार कह रहे हैं कि एक तो डॉपलर, मैंने कई बार डिबेट्स में कहा डॉपलर्स की संख्या बढ़ाइए, डॉपलर्स को घाटी में लगाइए। ये जो लैंसडाउन में लगाए या मुक्तेश्वर में लगाए, ये तो ऊपर के सतह को देख रहा है। आपके बादल फट रहे हैं गांव के सतह पे, तो गांव के सतह पे तो कोई भी सरकार नहीं तैयारी कर पाएगी। तैयारी क्या करना है? ग्रामीणों को आपको ट्रेनिंग देनी है कि जैसे ही आपदा आए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। आपको ये डॉपलर लगा के ये तुरंत आपको आधा घंटा पहले वार्निंग दे देगा कि ये 200 मीटर में, 2 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में बादल फट सकता है, यह फटने वाला है। यह पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में टोर्नाडो में करते हैं वो लोग, जापान में वो लोग करने लगे। लेकिन जब बड़ी आपदा आती है तो फिर तो सुनामी जब आई तो जापान का भी फेल हो गया मामला। मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो पलायन चल रहा है ना, उसकी आप गति देखिएगा गांव से। जिस हिसाब से ये हमारी बेचारी एक महिला और बच्चे गए और गए, कई तबाह हर आपदा में जाते हैं। अगर ये गति ऐसे ही रही और हम तैयारी, तो हम पलायन होते हुए देखेंगे और वो बड़ा दुखद है हमारे लिए। बिल्कुल। डेवलप अगर शहरों की बात करें, जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर विकास की रफ्तार पर फोकस किया जाता है सरकारों की तरफ से भी। कुलदीप राणा जी, आपका रुख करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों को देखा जाए तो क्यों ऐसे छोड़ दिया जाता है जहां पर ये पता है कि यहां पर ऐसी सिचुएशन, विकराल सिचुएशन, बादल फटने की समस्या ज्यादा हो सकती है? और आपदा जैसे मसले पर क्या राजनीति होनी चाहिए? सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर हर बार सवाल खड़े होते हैं, क्यों? देखिए सोनिया, आपने अच्छा सवाल पूछा और ये बढ़िया सवाल था कि इसमें राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए सोनी, हमें ये समझना होगा कि उत्तराखंड में जो हम हिमालयी राज्य हैं, हमारे साथ खासकर जो भारत वाला हिस्सा है, जो यूरोपियन एरिया है और एशियन एरिया है, इसमें जो हमारे पर्वतों का निर्माण है
वो बहुत सॉफ्ट रॉक में हुआ है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो यहाँ से सिल्ट और लैंडस्लाइड की जैसी घटनाएं बढ़ने लगती हैं और ये एक बड़े एरिया को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल ठीक है। विगत कुछ सालों में हमने देखा कि पहाड़ी परिक्षेत्रों में बारिश का जो फॉर्मेट था वो बदल गया है। चीजें पहले के मुकाबले अब एक नए तरीके से देखने को मिल रही हैं। ठीक। और क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं, जिसमें बादल फटने जैसी घटनाएं अब ज्यादा होने लगी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में अब जो राज्य सरकार की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य ने 2013 की सबसे विकराल आपदा देखी है, जो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे विकराल आपदाओं में रहा है। बिल्कुल। ठीक है। और ये राज्य उससे गुजरा है। इस राज्य का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक राजनीतिज्ञ उससे गुजरा है। अब आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि किस जगह पर, कहां, कब, कौन सी जगह पर आपदा आएगी, कौन सी जगह पर क्लाउड बर्स्ट होगा या कौन सी जगह पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होंगी। आप उन घटनाओं के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो कि अगर ये घटना घटती है तो इसके बाद हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस तरह की रिस्पॉन्स को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कई बैठकें की और बरसात से पहले भी इसकी तैयारियां की, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि उनसे कुछ चूक हुई है। एक बड़ी चूक ये रही कि जहां वो आपदा को लेकर बैठक करते रहे, वहां वो ये पढ़ने में, ये समझने में फेल साबित हुए कि उन्हीं के आपदा प्रबंधन विभाग के भीतर कितनी बड़ी आपदा आई हुई है। उनके डिपार्टमेंट के अधिकांश कर्मचारी अचानक छोड़ के चले गए। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको बरसात से एक सप्ताह पहले ही आपके अपना आपदा प्रबंधन सचिव को हटाना पड़ा, उनको बदलना पड़ा आपको। ठीक है। तो जो एक सेट फॉर्मेट होता है, जब आप उसमें से बदल करके एक नई चीज को लाते हैं तो उसको एडजस्ट करने में समय लगता है। वही चीजें अभी देखने को मिल रही हैं। ठीक है। यहां एक बड़ी समस्या हमारे राज्य के साथ ये रही, चाहे इसमें दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं, कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड बनने के बाद ही आपदाएं आ रही हैं, आपदाएं पहले से रही हैं। हमारे पास यूकॉस्ट और यूसर्क जैसा डिपार्टमेंट है, जहां हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सैटेलाइट के माध्यम से अपने भूगर्भीय अध्ययन करते रहते हैं। हमने कभी यह समझने का प्रयास नहीं किया कि सैटेलाइट अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से कि भाई वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उत्तराखंड के जो कमजोर हैं, जहां कौन सी पहाड़ियां हैं जो कमजोर हैं, कहां गांव बसाए जा सकते हैं, किन गांवों को वहां से हटाया जा सकता है। हालांकि 2013 की आपदा के बाद एक रिपोर्ट निकल करके आई थी जिसमें 700-800 गांवों को हटाने की बात की गई थी, लेकिन वो रिपोर्ट फिर ठंडे बस्ते में चली गई। ठीक है ना। किसी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी जरूरत उसी दिशा में है कि हमें उन चीजों को ध्यान देना होगा और हम अपने गांव को, अपनी रिहाइश को कैसी जगह में हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ नियमों को लेकर के भी सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि 2013 की आपदा में जिस तरीके से नदियों में, गाढ़ गदेरों में पानी आया और उसके बाद आसपास बसे लोग, घर जो हैं वो बह गए, लेकिन हमने उससे कुछ सीखा नहीं। आज भी हमारी नदियों के आसपास इतने घर बने हुए हैं, लोग आवासीय से लेकर के व्यावसायिक वहां पर अपने आवास बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल। सरकार को चाहिए कि इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान दे। बिल्कुल। 2013 का वो मंजर, वो त्रासदी आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। जिन्होंने इस त्रासदी में अपनों को खोया, उनसे जरा पूछिए संजीव वर्मा जी कि क्या बीत रही होगी उनके जहन में, दिल दिमाग में। और आज भी वो त्रासदी का मंजर अगर कोई याद करता है तो रूह कांप जाती है। तो वो तस्वीर दोबारा से ना दोहराए, इसके लिए सरकार को बिना कुछ सोचे इतनी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं नहीं बरती जा रही है। और सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक क्या कुछ मदद की गई है संजीव जी? क्योंकि अगर केंद्र सरकार से, क्योंकि सीएम धामी अक्सर दिल्ली पहुंचते हैं, बजट की मांग भी करते हैं, आपदा प्रबंधन आपका कितना मजबूत हुआ? अनम्यूट करिएगा।
अभी जो हमारा बजट आया है, बजट में भी आपदा प्रबंधन को लेकर उसमें राशि उत्तराखंड के को मिली है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। तमाम SDRF, वो तो पता है NDRF संजीव और जी, वो तो बजट का पता है कि भाई बादल फटने में अगर कोई ऐसी हानि होती है तो उसको सरकार मदद देगी, कितनी मदद देगी ये भी साफ नहीं है, लेकिन वो पता है। लेकिन आपदा प्रबंधन कितना स्ट्रांग हुआ मौजूदा वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उत्तराखंड में। 250 सड़कें ये कम नहीं होती हैं, भूस्खलन की समस्या इतनी ज्यादा, 50 परिवारों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। क्या व्यवस्था है? सोनी जी बोलती रहेंगे, सुनेंगे भी मेरे को। बिल्कुल, जवाब तो लेंगे ही ना संजीव जी। सोनी जी देखिए, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि इस वर्ष ही कोई प्राकृतिक आपदा आई हो या अति वृष्टि हुई हो या सड़कें बंद हुई हो। ये हर मानसून सीजन में हर बार होता है और विषय ये है, हर बार होता तो है लेकिन सरकार उसको कितनी गंभीरता से उसको फेस करती है, उसका निराकरण के लिए काम कर रही है, ये महत्वपूर्ण विषय है और हमारी सरकार इसके ऊपर लगातार काम कर रही है। चाहे आपदा शिविर की बात हो, चाहे राहत देने की बात हो, चाहे जहां पर अतिवृष्टि हुई ऐसी जगह पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की बात हो और जिन लोगों के भूस्खलन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, घर और तमाम उनके एस्टेब्लिशमेंट जिनके डिस्टर्ब हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको राहत देने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। किंतु मैं ऐसे समय पर मैं अपने विपक्षी मित्रों से भी इस बात का एक आग्रह करता हूँ, ये समय राजनीति करने का नहीं है। कितना अच्छा सजेशन दिया था जो समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उदित घड़ियाल जी, आपने अगर उनकी बात सुनी हो तो बहुत बेहतर सजेशन उन्होंने दिया और मुझे लगता है इतना तो सोचने की क्षमता सरकार के पास भी है कि हमारे राज्य की क्या स्थिति है और हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, बहुत अच्छे से काम कर रही है और वर्तमान में स्थितियां क्या हैं? जो नदी के किनारे बस्ती है, क्या उन बस्तियों को हटाया गया है, चिन्हित किया गया है? ऐसी स्थितियां, क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए उत्तराखंड में मॉनसून और इस तरीके की आपदाएं कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, भूस्खलन की भी समस्या बनी हुई है की ड्राइव चलती है, उस समय ये विपक्ष के लोग ये वहां ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अभी विगत समय पर रिस्पना नदी में, जो नदी के बिल्कुल अंदर NGT के आदेश के बावजूद जो जिन लोगों को हटाने की एक प्रक्रिया चली थी, ये लोग उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए और उसका भी विरोध किया। अब रिस्पना नदी जो यहाँ की एक जो अपना बड़ा विकराल रूप भी धारण करती है, ऐसे समय में जिन लोगों ने बिल्कुल नदी के अंदर अपना आशियाना बना रखा है और ऐसे समय पे जो बाढ़ से वो लोग क्षतिग्रस्त होते हैं, जान माल की कहीं हानि होती अमित है। जी, तो क्या विपक्ष के कुछ अपने लोग थे क्या वहां पे जो ढाल बनकर विपक्ष खड़ा हो गया था? कार्यों की ढाल बनकर खड़े हुए थे। ठीक है संजीव जी जवाब लेते हैं। अमेंद्र जी से सवाल है। अमेंद्र जी, नहीं लेनी होगी। ठीक है अमेंद्र जी। जी अमेंद्र जी। संजीव भाई जी संजीव भाई ने जो सवाल उठाया मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के लोग जब अतिक्रमण की ड्राइव चल रही होती है तो वहां पर उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। संजीव भाई से सवाल पूछिएगा पर वो जवाब देंगे कि NGT का जो आदेश है उसको लेकर के कौन सी सरकार है जो अध्यादेश लेकर के आई उसको रोकने के लिए और अब विस्तार पे विस्तार दे रही है ताकि वो अतिक्रमण हटाया ना जाए। वो किसकी सरकार है? वो इन्हीं की सरकार है जिस सरकार के ये प्रवक्ता बनने फिर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपदाओं पर राजनीति न करे। अरे राजनीति कौन कर रहा है आपदाओं पर? क्या आपदाओं की तैयारियों को लेकर के बात करना राजनीति है? क्या यदि कहीं आपदा पीड़ितों को लेकर के व्यवस्थाएं ठीक से नहीं बन रही हैं तो क्या उनका सवाल पूछना क्या राजनीति है? अगर उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी जनपदों की 250 सड़कें रिकॉर्ड में इस समय बंद हैं
तो क्या ये राजनीति है? तो अगर हम कोई भी व्यवस्था की बात जो करेंगे तो ये 250 राजनीति हो सड़कों की बात जाएगी। हो रही है, हमारी सरकार में जितनी सड़कें बंद हुई, किसी भी सड़क को 24 घंटे से लेके 72 घंटे के अंदर, 36 घंटे और मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर पूरी तरह से खोल दिया गया, पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया। और वही कांग्रेस की जो ठीक है, सरकार ठीक है, अमेंद्र जी की बात पूरी हो जाए। संजीव जी रुकिएगा जरा, अमेंद्र जी की बात पूरी हो जाए। समय पर एक हफ्ते तक 10 दिन तक सड़कें पूरी तरह बाधित रहती थी। चलिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो सारे झंडे गाड़ दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, अमेंद्र जी बात पूरी कर लीजिए। देते थे, मैं समझता हूँ इन लोगों को तो कतई शर्म ये नहीं आती, हर चीज के ऊपर राजनीति करते। मेरे भाई, ये राजनीति करने का अवसर नहीं है, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। अमेंद्र जी सजेशन दीजिए कि आपदा जैसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य सरकार को? संजीव भाई को भाषण देने की लंबी आदत है, और भी पार्टी दफ्तर से गाड़ी भगा करके भाषण देते देते घर पहुंचे और यहाँ भी भाषण फैलने पर बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल इस बात का बिल्कुल नहीं है कि देखो, हम ये स्पष्ट कह रहे हैं कि आपदाएं तो किसी सरकार अमेंद्र जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। व्यवस्था मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपदा का पैसा बजट में मिल गया है जी, तो कितनी दुख की बात है कि अगर उनको पूछा जाए कितना मिल गया, कहाँ मिला है, किधर मिला, तो शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बजट में अभी तक कोई पैसा अलॉट नहीं हुआ है। हाँ, ये कहा गया है कि उत्तराखंड को आपदा के लिए पैसा दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि साहब अपोजिशन दीवार बन के जब हम कि वो साफ कर रहे थे रिस्पना नदी के किनारे, तो इनको ये इंसानियत रूप में भी इनको ये नहीं मालूम कि वो जो छोटे बिलखते बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे हैं, क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि कहाँ रहेंगे? ये लोग कह रहे थे, जो रोक रहे थे, बोल रहे थे तुम हटाओ। एक तरफ तो तुम अध्यादेश से अध्यादेश निकालते रहे हो अभी तक, और अचानक तुम बजट की माफी जाते हो और एक जगह में उनको उखाड़ के फेंकते हो। सरकार नहीं हटा रही, सोचना चाहिए। एनजीटी हटा रही है, क्या इनको नहीं हटा रही है? कोर्ट, अरे एनजीटी ये नहीं बोल रहे कि ये कोर्ट का आदेश है, आपको जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट का आदेश है, लेकिन एक मानवता होती है भाई, मानवता। अरे मानवता के आधार पे उनको सरकार तो कहीं हटा ही नहीं, सरकार तो है ही नहीं उसके बीच में कहीं। अरे अभी साहब ने उसे क्या समझाया नहीं श्रीमान जी, आपको ये व्यक्ति को हम ये बोल रहे हैं कि जब मैं अगर सरकार में हूंगा तो मैं सबसे पहले उन लोगों की सोचूंगा जिनको मैं कहां पे स्थापित करूं, मैं हटाऊंगा उन स्ट्रक्चर, वहां से अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाऊंगा। लेकिन सेम टाइम में ये सरकार की दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है कि इस राज्य की भूगोल में जो कोई रह रहे हैं उनकी चिंताएं करना सरकार का जिम्मेदारी होती है। और अगर 4 करोड़ आवास दिए हैं हमारी सरकार ने पूरे देश भर में, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इनकी छूटी सरकार जो है, गरीब परिवारों छूटी सरकार ने इस समय पूरा केदार में लोगों को असहाय छोड़ा हुआ है। संजीव जी, ठीक है, पीएम आवास मुहैया कराए गए, कितने लोगों को कराए गए, लेकिन जो देखा जाए जिनकी बस्तियां उजाड़ी जाती हैं, क्या उनको वो आवास मुहैया कराए गए? इसका जवाब है क्या आपके पास? जी मुझसे थपलियाल जी, आपकी बात पूरी हो चुकी? जी संजीव जी, आप चूंकि जवाब दे रहे थे थपलियाल जी की बात का, और आपने कहा कि भाई इतने पीएम आवास जो हैं वो मुहैया कराए गए, गरीबों को अलॉट हुए, तो कितने ऐसे लोगों को जिनके घर जो नदी किनारे बसे हैं, बस्तियां जिनकी उजाड़ी गई, उनमें से कुछ नाम शामिल हैं क्या जिनको पीएम आवास उपलब्ध हुआ? सोनी जी, देखिए 56,000 आवास उत्तराखंड में पीएम आवास निधि के तहत नहीं, टोटल आप बता रहे हैं ना, इसका पूरा आंकड़ा है हमारे पास, पूरा आंकड़ा है। और जितने गरीब हैं उनको आवास देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और आगे वो आवास मिल किससे रहे हैं? वाकई क्या जरूरतमंदों को मिल रहे हैं?
आंकड़े तो हैं, कागजी आंकड़े भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। खैर, उदित घिल्डियाल जी का रुख कर लेते हैं। उदित घिल्डियाल जी, चूंकि स्थितियां और सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार ये कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बेहद करीब है, यहाँ की स्थितियां जो हैं केंद्र सरकार को भी बखूबी पता है, तो सरकार की संवेदनशीलता पे इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। अभी जो 250 सड़कें, भूस्खलन, 50 परिवारों को राहत शिविर में पहुंचाया गया, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं या सरकार को और कितनी यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी चाहिए और कितना आकलन, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई टीम पहुंची आपदा प्रबंधन की जो ये आकलन कर सके कि हाँ यहाँ पर ऐसी स्थितियां हैं, यहाँ पर और बेहतर करने की जरूरत है, ऐसी कोई कवायद आप देख पाए? सोनी जी, आपदा प्रबंधन टीम है क्या? आपदा प्रबंधन टीम में जो जाते असेसमेंट करने जाते हैं वो पटवारी हो गए, तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, ये लोग अपना जो एक प्रारूप बना हुआ है सरकार का उस हिसाब से फॉर्म भरते हैं, बनाते हैं कि यहाँ ये डैमेज हो गया। मेरा कहना ये, हम लोग बार बार ये चीज सरकार को कह रहे हैं कि आपदा बहुत गंभीर मुद्दा है उत्तराखंड के लिए और आने वाले वर्षों में और ज्यादा ये बढ़ेगी। अभी आप देखिए, एक सड़क है दुगड्डा से कोटद्वार के बीच पे, उसका कहीं चौड़ीकरण का काम नहीं हुआ है, कहीं खोद ही नहीं गई है, लेकिन तमाम जगह वो टूट गई है, वो स्वतः टूट गई है अपने आप। ये असेसमेंट जो होना है, जो राणा जी ने कहा था कि हमें सैटेलाइट से असेसमेंट करना है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आपदा प्रबंधन में सचिव तो रहे लेकिन नीचे सारे टेक्निकल प्रोफेशनल लोग रहे ग्राउंड लेवल तक, ताकि आप देखिए सरकारी तंत्र में पता चला पटवारी जी वहां चले गए, तहसीलदार साहब वहां चले गए, सबके अपने अपने बहुत सारे, कोई वीआईपी आ गया मूवमेंट, इन सब से हटकर आपदा प्रबंधन की टीम को तैयार करना पड़ेगा। आपके पास आईआईटी रुड़की है और भी बहुत सारे हैं आपके पास, हमारे टेक्निकल टीम के लिए यूकॉस्ट है, यूसेक है, सबके सब है, लेकिन इसके लिए सरकार को बहुत गंभीरता से बैठना पड़ेगा। और अभी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका एक विशेष लगाव है, तो मैं तो कहूंगा कि जिसका भी विशेष लगाव प्रधानमंत्री हो और उसका उत्तराखंड के, तो उसके लिए तो बिल्कुल उनके तो चरणों में लौट जाना चाहिए सरकार को कि लाइए, हमें पैसा दीजिए, आप मुआवजा दीजिए। आप 1 लाख मुआवजे से नहीं चलेगा, वो बहुत गरीब है जिनका घर टूट रहा है, जो वो दिखता है कि मकान है लेकिन वो गरीब है असल में। मुआवजा राशि आपकी ज्यादा होनी चाहिए। आप जब किसानों, सब जगह आप किसानों को तो 4 गुना 6 गुना मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन घर को टूटने पे मुआवजा पूछिए कितना मिलता है। तो वो मुआवजा राशि आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको लोकल स्तर पे युवाओं को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपदा की, इससे पहले कि आपदा की टीम आए। कहीं दूर दूरस्थ गांव में कुछ हुआ है तो उसके लिए कौन पहुंचेगा? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इनको बहुत समय लगता है, रोडें बंद हो जाती हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाते, तो कौन देगा प्राथमिक जो इमरजेंसी की सर्विसेज होती हैं? उसके लिए आपको फौज, ये थपलियाल जी बैठे हैं, ये बता सकते हैं कितने फौजी हैं हर गांव में, इनको ट्रेनिंग दिया जा सकती है, इक्विपमेंट दिए जा सकते हैं। तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। अभी तक मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, सरकारें कभी भी गंभीर नहीं, और ये जो मुद्दा उठाए कि पूरी आपदा की टीम को बदला गया, आपदा की टीम को नहीं बदलना, आपदा की नई टीम लानी है, टेक्निकली जो भी क्वालिफाइड हो, ऊपर आप सचिव जरूर बचाएं, हर तरीके से मजबूती जरूरी है और तभी प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटना काफी चुनौतीपूर्ण होता है और सरकार को भी इस बात को समझना होगा। लेकिन काफी हद तक एक कोशिशें जो सरकार की तरफ से बेहतर तरीके से होनी चाहिए वो भी होती हुई नहीं नजर आ रही। कुलदीप राणा जी, और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सरकार उतना गंभीरता से नहीं ले रही है, क्या वजह देख पा रहे हैं आप? क्यों गंभीर नहीं है सरकार? नहीं, देखिए, मैं इसमें ये तो नहीं कहूंगा कि सरकार गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर नहीं होती तो आज ये स्थितियां, चीजें इस तरह की नहीं हो पाती, ठीक है ना। और सरकारें, अगर ये सरकार गंभीर नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि पिछली सरकार ज्यादा गंभीर रही हो। सरकारें अपने स्तर से गंभीरता दिखाती हैं। महत्वपूर्ण होता है कि हमारे पास वो मैकेनिज्म हमने डेवलप किया है या नहीं किया है, ठीक है। यहाँ जो कमियां हैं,
आपको आन के आश्चर्य होगा सोनी कि उत्तराखंड के 13 जिलों में जो आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं, इनमें से कितने आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं जो स्थायी हैं। ठीक, हम कॉन्ट्रैक्ट पे आपदा प्रबंधन अधिकारी लेकर के आ रहे हैं, ठेके पे हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के बार बार ये बात कही जाती है केंद्र ने, जब भी उत्तराखंड में जरूरत पड़ी। और देखिए बजट और आपदा को लेकर के, आपदा का जो स्टेट डिजास्टर फंड होता है, जो सेंटर में जो NDRF का भी फंड है, उसमें चीजों को लेकर के कोई रोक नहीं होती है। जितनी बड़ी आपदा होगी, जितनी ज्यादा जरूरत होगी, वहां से पैसा उस तरह का आवंटन किया जा सकता है। आप किसी बजट में ये व्यवस्था नहीं कर सकते कि इतने इस बार इस प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, इसलिए इसके लिए पहले से पैसा रख दें। आप इसका कोई असेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारी व्यवस्थाओं ने, हमारी सरकारों ने उस गंभीरता से, उस तकनीकी रूप से 2013 के बाद खासकर, क्योंकि 2013 के बाद हम लोग बहुत सारे तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम हुए हैं, हमारे पास संसाधन भी बढ़े हैं। लेकिन एक जो मैकेनिज्म होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, और ये अभी उदित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे पास जो टेक्निकल टीम होनी चाहिए ग्राउंड लेवल तक टेक्निकल टीम। आप ग्राम पंचायत के तो चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि उत्तराखंड में आपदा आनी है, लेकिन हम ग्राम स्तर पर भी अपने उन लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप उसमें क्या, उसमें प्राथमिकी होनी चाहिए। ठीक है, तो उन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। चीजों को लेकर के देखिए, बार बार एक दूसरे को की तरफ उंगली उठा करके जो सवाल, आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी, जब 2012-13 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, तो यही सवाल जो सवाल आज कांग्रेस पूछ रही है, बिल्कुल जो आज विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिल्कुल समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि बेहतरी के प्रयास करने का या होने का जो दावा सरकार कर रही है, आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने की जरूरत है, और किस तरीके से जमीनी स्तर पर कार्य होना चाहिए उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तभी शायद ऐसी स्थितियों से निपटा जा सकता है और ऐसे सवालों से बचा जा सकता है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।